बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फॉरेन कॉस्ट में आज इंशाल्लाह हमारा लास्ट लेक्चर और ये लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो कि हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। और आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल भी आई होप कि बहुत अच्छा हो चुका होगा। मैंने आपसे पहले भी ये बात कही थी कि अगर ये 3 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेते हैं ना तो फिर इंशाल्लाह है कि आपके सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही है ना। लेकिन मेरे टेस्टों वाले क्वेश्चन अभी भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे। कर लोगे? चलें फिर आपके टेस्ट भी स्केजुअल हो रहे हैं तो इंशाल्लाह ये सारे टेस्ट वगैरह जितने हमारे टॉपिक्स वगैरह हैं उनका 1 बाय 1 हम लोगों ने टेस्ट भी देने हैं। तो आप लोगों ने जरा अच्छे से फोकस करना है उनके ऊपर। वो टेस्ट भी ऐसे ही सीरियस होकर देने हैं जैसे क्लास को अटेंड करते हैं सीरियस होकर। फिर आपको जाके पता चलेगा कि आप किस लेवल पर मौजूद हैं। ओके। बेसिकली वो टेस्ट आप लोगों की परफेक्शन के लिए होते हैं कि आप लोगों में परफेक्शन आ सके, किसी भी अननोन सिचुएशन को आप लोग इजीली हैंडल कर सकें, वो इसीलिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द रिक्वायरमेंट्स आर prepare relevant extracts from OPL's statement of profit or loss for the year ending 31st December 2018. Extract statement of profit or loss and statement of financial position. Note to the financial statements are not required. Borrowing costs are to be calculated on the basis of number of month. 2019 का क्वेश्चन 17 मार्क्स के लिए। अब देखो कैसे एक्सट्रैक्ट्स के ऊपर अच्छा खासा फोकस दे रहा है। क्या आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया उसमें भी आपके पास एक्सट्रैक्ट्स आ गए? उससे पहले वाला आपने एक क्वेश्चन किया तो उसमें जर्नल एंट्रीज आ गई। और बुक में जो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर रहे थे तो वहां पर आप लोग अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड फाइंड कर रहे थे या मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ एसेट को डिटरमिन कर लेते थे। तो यहाँ पर जब आपसे एक्सट्रैक्ट या जर्नल एंट्रीज पूछा जाता है ना तो अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड एंड कॉस्ट ऑफ एसेट ऑटोमेटिकली फाइंड हो जाती है। ओके, मतलब उनके बगैर तो ये आप नहीं बताने वाले एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब क्वेश्चन क्या है? OPL इज इन प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2018. ड्यूरिंग द ईयर OPL completed the construction of its head office building. Relevant details in this respect are as follows. Is in process of preparation of financial statement. During the year, OPL completed the construction of head office building. Payment related to the construction of building were as follows. Construction permit fee 1st January 2018, मतलब from the beginning 30 million की। एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर 1st January 80 का। फर्स्ट बिल ऑफ टू कॉन्ट्रैक्टर 1st Feb को दिया 250। सेकंड बिल, थर्ड बिल, लास्ट बिल हमने पे किया एंड द टोटल अमाउंट इज 1040 of the factory building. कहते हैं the project was financed through the following sources. Excess of cash rupees 200 million available in with OPL on 1st January 2000 in a saving account at per annum. अब OPL के पास अपने 200 मिलियन रुपीस मौजूद थे जो कि उसने पहले अपने सेविंग अकाउंट में रखे हुए थे, लेकिन अब वो इस कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का पार्ट बनाएगा। लोन ऑफ रुपीज 350 million at the rate of 16% per annum obtained on 1st Feb 2018. The principal is payable in 5 equal annual installments. तो एक इंस्टॉलमेंट कितने की बनेगी? 70 million की। और इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं। तो हमने लोन कब लिया? 2000। तब पहली इंस्टॉलमेंट पे कब करेंगे? 1st Feb 2019 को हम लोगों ने जाकर अपनी पहली इंस्टॉलमेंट पे करनी है। जबकि हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कौन से ईयर की कर रहे हैं? 31st December 2018। तो लोन पेएबल के तौर पर जाएगा, लायबिलिटी बनेगी, लेकिन 70 मिलियन करंट पोर्शन एंड 280 मिलियन नॉन करंट पोर्शन।
तो क्या ड्यूरिंग द पीरियड लोन की कोई रीपेमेंट हो रही है? नहीं, तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी नहीं करेंगे अगर इंटरेस्ट कोई पेएबल हो गया तो। ओके, फिर देखो, the surplus funds available from the loan were invested at the saving account at 10% per annum. Withdrawals from running finance facilities arranged on, मतलब 1 जनवरी से हमारे पास नहीं थे। ओके, तो ये मौजूद हैं 1 मई 2018। The facilities were also used to finance other needs of OPL. Details of these facilities were as follows. X and Y बैंक है हमारे पास, क्लोजिंग बैलेंसेस बता दिए गए, लिमिट्स मौजूद हैं, एवरेज बैलेंस मौजूद है और फाइनेंस कॉस्ट। और ये जो फाइनेंस कॉस्ट है ये देखें, ये फिर कब से होगी? 1 मई 2018 से 31 दिसंबर 2018, मतलब ये तो फिर 8 मंथ्स की हुई। ओके, आपको ये जो फाइनेंस कॉस्ट चाहिए होती है, जो हम लोगों ने कैपिटलाइजेशन रेट फाइंड करना हो, उसके लिए जो हमें फाइनेंस कॉस्ट चाहिए वो पर ईयर के हिसाब से चाहिए, फॉर 8 मंथ्स नहीं चाहिए। हम लोगों ने यहाँ पर कैपिटलाइजेशन रेट पर ईयर कैलकुलेट करना है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस भी पर ईयर होना चाहिए। गॉट इट? ओके, ये इस क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट था जिसकी वजह से बच्चों ने कैपिटलाइजेशन रेट को गलत कैलकुलेट किया होगा। ओके, ये भी हम लोग जाके डिस्कस कर लेते हैं। पेमेंट ऑफ थर्ड बिल टू कॉन्ट्रैक्टर इंक्लूड ₹10 which was charged by the contractor for damages sustained at the site on account of unexpected rain। तो ये तो डैमेजेस क्लेम किए गए, क्या कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनने हैं? नहीं, तो थर्ड बिल में से 170 की डीलिंग नहीं करोगे, 160 की करोगे, और जब 160 की करोगे तो एसिड की वैल्यू 1040 नहीं आएगी, 1030 हो जाएगी। ओके, कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनेगा, तो जब कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनेगा तो बोरिंग कॉस्ट का पार्ट भी नहीं बनेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज, कहते हैं द वर्क वाज स्टॉप्ड फ्रॉम 16 to 31 मई 2018 टू मीट, मतलब फिर स्टॉपेज तो ना हुई। ओके, कोई सस्पेंशन नहीं है इस टाइम पीरियड में। फर्दर 16 September 2018 the building controller authority stopped the construction work as it raised objection on the design of the building. The matter was resolved on, तो हाफ मंथ तो ये भी आ गया, ये हाफ मंथ सस्पेंशन है। फर्स्ट वाला हाफ मंथ सस्पेंशन नहीं है, ये वाला जो सितंबर का हाफ मंथ है ये हमारे पास सस्पेंशन मौजूद है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड ऑन, जबकि स्टार्ट कब हो रही थी? 1 जनवरी। परमिट के लिए हम लोगों ने फी पे कर दी थी उसी टाइम हमारा अपना पैसा भी मौजूद था, तो एक्टिव वर्क स्टार्ट हो चुका था। 1 जनवरी कंस्ट्रक्शन बिगिंस, जबकि एंड हो रही है कब? 31 अक्टूबर। कितने मंथ्स? 10 मंथ्स। कंस्ट्रक्शन पीरियड 10 मंथ्स, लेकिन कैपिटलाइजेशन पीरियड 9.5 मंथ्स। क्लियर? However, it was inaugurated on 1 December 2000। इसका ना तो बोरिंग कॉस्ट से कोई ताल्लुक है ना ही डेप्रिसिएशन से कोई ताल्लुक है, कि आप उसका इफ्तिताह कब करते हैं इसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं। अवेलेबल फॉर यूज कब थी हमारे पास? अक्टूबर में, तो नवंबर एंड दिसंबर के लिए उसने डेप्रिशिएट भी होना है। द बिल्डिंग हैज एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 30। अच्छा, अब हमने क्या बताना था उसको? एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इजीली आप इसको लेके चल सकते थे, और इसका सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा कुछ इस तरह से। अब ऐसे जितने क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सॉल्व करके दे दिए हैं ना, अब ये चीजें तो आपकी वैसी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए थी कि हम लोगों ने इन क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है। अच्छा जी, हम लोग बनाने जा रहे हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द बिजनेस नेम इज
ऑक्टा, ओपीएल, ओपीएल, extract of financial statements, statement of प्रॉफिट और लॉस। देखो उसने यही नेम यूज किया था ना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2000 and statement of financial position as at 31st December 2018। ऑलराइट। अच्छा, अब प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में क्या कुछ आ सकता था? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, अच्छा देखो, एक्सपेंसेस की पहले बात करें। एक्सपेंसेस में क्या चीजें आएंगी? ये देखो, यहां पे लिख लो एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस। साथ में क्या? डेप्रिसिएशन, और और कौन सी रिपेयरिंग? डैमेजेस। डैमेजेस और कोई ऐसी चीज जो हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का पार्ट बने। इनकम में अगर कोई ऐसी चीज जो उसका पार्ट बने तो अदर इनकम में आएंगे हमारे पास। हाँ जी, अदर इनकम में क्या चीज लेकर आए? इन्वेस्टमेंट इनकम। और कोई चीज नहीं। फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नॉन करंट एसिड्स में ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग उसकी डब्ल्यूडी भी लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर। फिर नॉन करंट एसिड में और कोई चीज नहीं है, करंट एसिड में भी कोई चीज नहीं है। नॉन करंट लायबिलिटीज में लोन, फिर करंट लायबिलिटीज में लोन का करंट पोर्शन एंड रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी। ऑलराइट, ऑलराइट। और इंटरेस्ट पेएबल, क्योंकि क्वेश्चन में कोई ऐसी बात नहीं की गई कि हम लोगों ने इंटरेस्ट को पे किया है। ओके, तो इंटरेस्ट पेएबल क्या? पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर भी होगा, क्योंकि एक पेमेंट हमारी 1 जनवरी को जा रही थी। तो वो पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। ऑल राइट। और इसके बाद स्टार्ट हो जाएंगी हमारी वर्किंग्स। हाँ जी, इतना काम तो कर सकते थे ना यार आप। अच्छा, अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो दिखते ही हम लोग लिख सकते हैं इसमें से। जैसा कि सबसे पहले आपके पास आ गई मैं मौजूद हूँ 31 दिसंबर 2018, तो ये वाली पेमेंट तो मैंने कर दी होगी।
और ये वाली पेमेंट करनी है अगले दिन, तो 31 दिसंबर पे तो पेएबल है ना, तो ये वाली अमाउंट पेएबल के तौर पे जाके रिकॉर्ड करें 150। नहीं, कौन सी डेट पे मौजूद हो? 2000। तो इधर पेमेंट किस दिन कर रहा हूं? 19, तो 31 दिसंबर के लिए पेएबल नहीं बन गया, तो वो जाके रिकॉर्ड कर। ओके होगी बात। फिर लोन की बात की उसने, 350 का लोन, पूरा लोन आउटस्टैंडिंग है 31 दिसंबर 2018 को। अगर वो रीपेमेंट की बात ना करता तो मैं नॉन करंट लायबिलिटी में ही 350 लिख देता, लेकिन उसने कहा कि 1 फरवरी 2019 को आपने पहली इंस्टॉलमेंट पे कर। अब वो पहली इंस्टॉलमेंट हमने खुद फाइंड करनी थी, उन्होंने कहा 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो 350 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 70, तो 70 बनेगा करंट पोर्शन, 350 डिवाइडेड बाय 5, तो नॉन करंट पोर्शन आपके पास बनेगा 350 माइनस 70 इज इक्वल टू 28। ओके हो गई बात। नेक्स्ट हमारे पास आएगा रनिंग फाइनेंस फैसिलिटीज, जिनका क्लोजिंग बैलेंस 130 प्लस 340, 130 प्लस 340 एंड द वैल्यू इज ये 470 लिख। ऑलराइट, और यहां से डैमेजेस का पता चला हमें 10 का, ये डैमेज आ गया हमारे पास। कोई डाउट? जी। नेक्स्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस इनकम वगैरह वगैरह और ऑफिस बिल्डिंग, इसकी अब हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे। तो वर्किंग वन में अगर हम लोग जाएं, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर कितनी? 1030, 40 ना लिख देना, कैपिटलाइज 1030 होगा। साथ में इसके आ जाएंगी बोरोइंग कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट में स्पेसिफिक बोरोइंग, स्पेसिफिक बोरिंग कितनी अमाउंट की है आपके पास? स्पेसिफिक लोन सिर्फ एक ही था आपके पास, और वो कितनी अमाउंट का है आप लोगों के पास? स्पेसिफिक लोन 350 मिलियन एट द रेट ऑफ 16%, 350 मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा आज वाला ये जरा इजी था क्योंकि ड्यूरिंग द पीरियड हम लोग किसी किस्म की कोई रीपेमेंट्स नहीं करते, मल्टीप्लाइड बाय कैपिटलाइजेशन पीरियड। और वो कैपिटलाइजेशन पीरियड देखिए, लोन कब लिया, तो बेटा चाहे कैपिटलाइजेशन स्टार्ट हो रही है 1 जनवरी से, तो मैंने इसको 9.5 मंथ से नहीं करना, जब लोन लिया इंटरेस्ट तो तब से आना है ना, तो मैंने यहां से बोरिंग कॉस्ट को स्टार्ट करना है। और बोरिंग कॉस्ट यहां पर हमारे 1 फरवरी से लेकर जाएंगे कंस्ट्रक्शन एंड पीरियड, कितना बनता है हमारे पास? 31 अक्टूबर तक, लेकिन उसमें से हाफ मंथ की सस्पेंशन थी, तो ये टोटल मंथ टोटल पीरियड बनेगा 8.5। ऑल राइट, 9.5 नहीं, 8.5 मंथ्स, ईयर्स नहीं। तो ये वैल्यू आएगी 8.5 डिवाइडेड बाय 12, 39 पॉइंट, शाबाश, गुड,
अब इस पर इन्वेस्टमेंट इनकम अच्छा, अब जरा इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए सुनिएगा, बात सुने भाई। क्या फ्रॉम द बिगिनिंग आप लोगों के पास ये लोन मौजूद था? नहीं। तो आपने एक्सपेंसेस तो फ्रॉम द बिगिनिंग किए हुए हैं, ऐसे ही है ना? तो आपके पास आपका अपना पैसा भी तो था 200 का। आपने ये जो परमिट के लिए फी पे की, या आप लोगों के पास आएगी 30 कि 200 में से पे करो, फिर 80 ये भी 200 में से पे करोगे। अब नेक्स्ट पेमेंट करनी थी 250, जो आपका अपना पैसा रखा हुआ है वो यूटिलाइज करोगे, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो स्पेसिफिक लोन में से पे करो। बात समझ आई? अच्छा, अब ये कैसे करेंगे हम लोग? 200 में से 30 गया, 170 बाकी रह गया हमारे पास। 170 में अच्छा, ये भी तो आगे इन्वेस्ट था, ये भी तो इन्वेस्ट था ना, इन्वेस्टिंग इनकम तो इस पर भी आ रही थी, लेकिन इसकी इन्वेस्टमेंट इनकम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का पार्ट बनेगी, तो कैलकुलेट भी तो करनी पड़ेगी। ओके, ये बोरिंग कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी, या आपकी अदर इनकम का पार्ट बनेगी। तो आपने इसकी भी साथ में कैलकुलेशंस करनी है। तो इसको हम लोग कुछ यूं लेके चलते हैं, इन्वेस्टमेंट इनकम वर्किंग टू इन्वेस्टमेंट इनकम own funds जी। 200 का पहली पेमेंट, सरप्लस फंड मल्टीप्लाइड बाय इन्वेस्टेड था एट द रेट ऑफ 10%। क्या वो भी इसी दिन है? ठीक है, 30 माइनस 80, जी। रिमेनिंग अमाउंट इज मल्टीप्लाइड बाय 1 जनवरी से 1 फॉर 1 मंथ, तो 1/12 इज इक्वल टू 0.75। ये 0.75 जो हमारे पास है ना, ये जाएगा हमारी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के पास। लेकिन सिर्फ ये नहीं जाएगा, हो सकता है सस्पेंशन पीरियड में स्पेसिफिक लोन हो, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट इनकम हो, तो वो भी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा। ओके, अच्छा फिर देखो स्पेसिफिक बोरोइंग्स। हाँ जी, स्पेसिफिक बोरिंग। अब यहां पर आप इसको यूं कर सकते हो, 90 माइनस, हाँ जी, कितनी थी हमारे पास अमाउंट? 250। बैलेंस क्या आ रहा है हमारे पास यहां से? ये 160 स्पेसिफिक बोरिंग ने देना है। 350 माइनस, ये यहां से आइडिया हो जाएगा कि हम लोग 160 कहां से लेकर आ रहे हैं। ओके, 160, तो वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास? 190 इन्वेस्ट होगा एट द रेट ऑफ 10%, मल्टीप्लाइड बाय, जी, ये हम लोग लेकर आएंगे 1 फैब से 3/12। ओके, फिर 190 माइनस, कितनी वैल्यू हम लोगों ने यूटिलाइज की? तो सारे का सारा खत्म हो गया। ओके, यहां से माइनस 360 इज इक्वल टू -1
और ये यूज होगा फ्रॉम जर्नल बॉरोइंग। ऑलराइट, तो इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी आ गई हमारे पास? 4.75। ऊपर वाली नहीं लेनी ना, ओन फंड, वो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को जाएगी। 4.75 जर्नल बोरिंग। जर्नल बोरिंग्स में पहले यूटिलाइज कर रहे हैं हम 170। ऑलराइट, अच्छा, मल्टीप्लाइड बाय कितने टाइम के लिए? 170 कहां से आया हमारे पास? 360 में से। 360 में से फर्स्ट में से यूटिलाइज करनी है। कहां तक जाएंगे? 1 सितंबर तक। तो यहां पर अगर देखें तो जो सस्पेंशन थी वो कौन से टाइम पीरियड की थी? 16 सितंबर से 30 सितंबर। तो इस टाइम ड्यूरेशन में तो सस्पेंशन नहीं आई ना, तो हम लोग 1 मई से 1 सितंबर तक जाएं। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 मंथ्स के लिए 4/12 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटलाइजेशन रेट, वो अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। 170 पहले से यूज हो रहा है, मजीद हमें चाहिए 160। 170 ना लेना यहां पर, 160 जो अमाउंट कैपिटलाइज हो रही है सिर्फ वो लेनी है। तो यहां से 170 प्लस 160 वैल्यू इज मल्टीप्लाइड बाय, हाँ जी, कितना पीरियड? 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक अगर इन टोटल जाए, है ना? नहीं, नहीं जाना। 15 डेज का सस्पेंशन है, तो हाउ मंथ ऑफ सितंबर शामिल नहीं करेंगे, लेकिन 31 दिसंबर तक भी नहीं जाएंगे। अक्टूबर के एंड पे कैपिटलाइजेशन सीज हो रही है, तो बेसिकली सितंबर एंड अक्टूबर, और उसमें से भी हाफ मंथ की सस्पेंशन, तो 1.5। ओके, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.5 बाय मल्टीप्लाइड बाय कैपिटलाइजेशन रेट। तो कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करते हैं। कैपिटलाइजेशन रेट, अच्छा, कैपिटलाइजेशन रेट के लिए अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को बैंक एक्स, बैंक वाई, एवरेज बैलेंस ये गिवन है जी। एवरेज बैलेंस इज ऑफ 140 एंड 390 एंड फाइनेंस कॉस्ट, उन्होंने दी फाइनेंस कॉस्ट। तो यहां पर बच्चों ने ये किया कि इसी फाइनेंस कॉस्ट को ही यूज कर लिया। भाई एवरेज बैलेंस भी तो टाइम से मल्टीप्लाई हो चुका होता है, एम आई राइट? फाइनेंस कॉस्ट को भी टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डुअल कैलकुलेशन ना हो जाएगी इस तरह से। जब कैपिटलाइजेशन रेट फाइंड करना हो तो जो इंटरेस्ट आपने लेना है फॉर द पीरियड, फॉर द ईयर लें। अदरवाइज ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास आएगा ना वो फॉर 8 मंथ्स आएगा। आपकी ये जो रनिंग फाइनेंस फैसिलिटीज थी ये फ्रॉम द बिगनिंग नहीं थी, ये ड्यूरिंग द ईयर लेकर आए हैं। तो ये जो फाइनेंस कॉस्ट उसने आपको कैलकुलेट करके दी होगी, ये तो 8 मंथ्स की होगी, क्या ऐसा नहीं है? और आपको कितने अरसे के लिए चाहिए? इंटरेस्ट रेट आपको पर एनम चाहिए या पर 8 मंथ्स चाहिए? तो फिर इंटरेस्ट कॉस्ट भी तो पर एनम होनी चाहिए। ओके, तो आपने इसको कन्वर्ट करना है पर एनम में, और वो कैसे आएगा? 15.40, ये देखो ऐसे 15.40 शाबाश, डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि ये 8 मंथ्स का है, एंड मल्टीप्लाइड बाय 12, शाबाश, एंड द वैल्यू इज, ये वाली वैल्यू चार्ज करोगे। क्लियर? अच्छा, इसी तरह y के लिए 44.2 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू 66.5
अब देखें फाइनेंस कॉस्ट का टोटल 89 एंड द एवरेज बैलेंस टोटल 530 and the capitalization rate is ये पॉइंट आप लोगों को समझ आ गया। अच्छा, यही वो पॉइंट था जहां पर बच्चों ने मिस्टेक करनी थी, आप लोगों ने भी की होगी। आपका कैपिटलाइजेशन रेट कुछ और आ रहा होगा, है ना। अच्छा, अब कैपिटलाइजेशन रेट क्या आ रहा है? 87 बस, ये कैपिटलाइजेशन रेट है। ओके, ये एरर अब आप लोग ठीक कर लोगे। चलिए 16.87 यहां पर यूज करेंगे। हाँ जी, 9.56 जी, 6.96। अब इस सारे को टोटल कर लो। हम्म 10.44 ये कॉस्ट है इसकी, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1081.44 divided by useful life of 30 years multiplied by अक्टूबर के एंड पे कंप्लीट हुआ था, नवंबर एंड दिसंबर 2/12 6 पॉइंट मतलब 6। ओके, या 6.01 कर लो, 8 को वो 1 कर लिया हम लोगों ने। और WDV 1081.44 minus 6.01 is equal to 10, ये है वैल्यू। ओके, यहां पर आएंगे, इधर लिखेंगे 1075 पॉइंट वर्किंग 1, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 6.01 वर्किंग 1 से पता चला। ओके, होगी बात। और इन्वेस्टमेंट इनकम वर्किंग 2 से पता चला, और वो थी 0 पॉइंट, वो जो इनिशियली हमारे पास आए थे सिर्फ वो आ जाएंगे। बात क्लियर है? अच्छा, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारे पास इन टोटल कितना। अच्छा, इंटरेस्ट एक्सपेंस जरा सुनिएगा भाई। एक तो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा, आपकी इंटरेस्ट एक्सपेंस वर्किंग 4, इंटरेस्ट एक्सपेंस स्पेसिफिक बोरोइंग्स, उसके ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस आना है। कौन सा कौन सा स्पेसिफिक बोरिंग पर इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा कितना। अच्छा, स्पेसिफिक बोरिंग है कितनी, किस रेट पर, 16% पर। अब आप ये देखो कि आपने कैपिटलाइज कितना अर्सा किया, 8.5। तो क्या बाकी मेरे पास रेवेन्यू नेचर में नहीं आ जाएगा? तो रेवेन्यू नेचर में मेरे पास अब कितना अर्सा आएगा, बोलो 2.5, क्योंकि लोन 1 फेब को लिया गया था, 1 जनवरी को नहीं। तो जब लोन नहीं था तो उसके इंटरेस्ट एक्सपेंस भी नहीं कैलकुलेट करना।
अब ये 1 फैब से बेसिकली ऑनवर्ड तो कैपिटलाइज हो रहा था, सिर्फ कैपिटलाइजेशन पीरियड में हाफ मंथ ऑफ सस्पेंशन वो एक्सपेंस के तौर पर जाएगा। दूसरा, नवंबर और दिसंबर, क्योंकि कैपिटलाइजेशन सीज हो गई थी उस टाइम पर, ये 2 मंथ्स भी एक्सपेंस आउट जाएंगे। तो टोटल एक्सपेंस आउट कितना जाएगा? 2.5। ऑलराइट, ये आ जाएगा हमारे पास 2.5। वैल्यू 11 फिर ये सिर्फ स्पेसिफिक नहीं लेकर आना, यहां पर आपकी रनिंग फाइनेंस फैसिलिटीज भी आएंगी। रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी, स्पेसिफिक बोरोइंग, रनिंग फाइनेंस। अच्छा, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटीज कैसे भाई? उनका ये आपने फाइनेंस कॉस्ट ऐड कर लेनी है 15.40 प्लस 44.20 और लेस कर देनी है जितनी अमाउंट आपने कैपिटलाइज की। तो देखिए, जर्नल बोरोइंग्स के तौर पर कितनी अमाउंट आपने कैपिटलाइज की? 9.56 एंड 6.96, ये आपने इसमें से लेस कर देनी है। 9 पॉइंट लेस 6 पॉइंट। आपको मेरी बात समझ आई? टोटल इंटरेस्ट में से जितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज किया वो लेस कर दो, तो जो रिमेनिंग इंटरेस्ट होगा वो एक्सपेंस आउट हो जाएगा। कितना? 0। and the total interest expense is 54.75। ये जाके लिख दो, इंटरेस्ट एक्सपेंस 54.75 वर्किंग। ओके, अब बात रहती है इंटरेस्ट पेएबल की। तो इंटरेस्ट पेएबल कितना होगा हमारे पास? स्पेसिफिक लोन पर सारे का सारा पेएबल है, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटीज भी सारी की सारी पेएबल है। तो ये वैल्यू आएगी वर्किंग 5। अभी तक जगह नहीं थी तो मैं वर्किंग में चला जाऊंगा। वर्किंग 5। पेएबल को इस बात से कोई गर्ज नहीं होती कि आपने कैपिटलाइज किया है या एक्सपेंस आउट किया है। अब आपने क्या करना है? इंटरेस्ट पेएबल इंटरेस्ट पेएबल, हाँ जी, स्पेसिफिक लोन का इंटरेस्ट पेएबल 350 मल्टीप्लाइड बाय 11 बाय 12। 1 Feb से 31 December 11 by 12। All right, value is 51 point। साथ में जर्नल बोरो, और जर्नल बोरो का गिवन है ये 15.40 प्लस 44.20। वैल्यू इज 0.6। ये इंटरेस्ट पेएबल है। 110.9। और आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 1 OPM। एनी डाउट? कोई ऐसी बात जो आप लोगों ने पूछनी हो? अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इससे रेलिवेंट क्वेश्चन नंबर 2, 3 भी अच्छे तरीके से हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। आई होप कि आप सब बच्चों को इनके सॉल्यूशंस वगैरह और कॉन्सेप्ट सब बच्चों को क्लियर हो गए हों और हमारा ये बोरिंग कॉस्ट का टॉपिक कंप्लीट हुआ।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और साथ में हम लोग इनके जो टेस्ट हैं वो आपस में डिस्कस कर लेंगे कि कब कब कौन सा टेस्ट हमारा होना है, तो उस स्केड्यूल के मुताबिक हमारे टेस्ट भी होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।